हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं DRT 8 का सॉल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट था और होपफुली आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। इनऑर्गेनिक आसान होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, आपके पास चार कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसमें पूछ रहा है इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात की जा रही है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहला दिया हुआ है एफिशिएंसी 6 होल 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ Fe+2 पे है। Fe+2 का मतलब हुआ कि ये D6 कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और D6 कन्फिग्रेशन है और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब इसकी स्प्लिटिंग होगी बेटा, स्प्लिटिंग इसकी होगी, देखिए तो इजी वाला पार्ट ऊपर जाएगा और T2G नीचे आएगा। और जब 6 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 0। चलिए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड यहाँ पे दे रखा है Fe6 एंड 3 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये Fe+3 है ना। Fe+3 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, D5 कन्फिग्रेशन। और D5 कन्फिग्रेशन में अगर आप स्प्लिटिंग कराते हो, D5 कॉन्फ़िगरेशन में स्प्लिटिंग कराते हो तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड रह जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √1 इंटू 1 + 2, इसका मतलब क्या हुआ, √3 हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, थर्ड की बात कर लेते हैं। ये CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिर से अमोनिया है और अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये Cr+3 में आ रहा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे चाहे वीक फील्ड लिगेंड रहे, अगर +3 है तो स्प्लिटिंग अगर आप कराओगे भी तो देखो, स्प्लिटिंग अगर कराते भी हो तो 1 2 3 अनपेयर्ड ही रह जाएंगे, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू होती है। पेयरिंग चौथे इलेक्ट्रॉन से शुरू होगी। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √15। ठीक है, और लास्ट है आपका NiH2O होल 4 एंड 2 पॉजिटिव। NiH2O होल 4 2 पॉजिटिव, मतलब आ गया आपका निकल +2। इसका मतलब क्या हुआ, ये D8 कन्फिग्रेशन है। D8 कन्फिग्रेशन में आपने देखा कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 1 2 3 H2O वीक फील्ड लिगेंड, तो 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड बच जाएंगे। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया बेटा, √8। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, √15 की। मतलब आपका थर्ड जो है वो सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका फोर्थ एंड फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट। तो ये आपका ट्रेंड हो जाएगा और इसका मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आए होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनकरेक्टली मैच्ड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है और इसमें देखें तो है K3COC2O4 3, मतलब ऑक्सिलेट दे रखा है CO+3 के केस में। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या रखा है कि K3COC2O4 होल 3। तो मैंने आपको बताया है कोबाल्ट+3 में अप टू ऑक्सिलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये कोबाल्ट+3 का केस है, ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सही है। और T2G6, तो कोबाल्ट+3 मतलब D6 कन्फिग्रेशन होता भी है और ये T2G6 ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए पहला ये है COC2O4 होल 3 एंड 3 नेगेटिव, यहाँ से आया आपका कोबाल्ट+3 में। और चूंकि ऑक्सिलेट तक ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग अगर होगी भी तो T2G में सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका T2G और ये 6 में 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो सही है। सेकंड की बात करें तो अमोनियम, कोबाल्ट और फ्लोराइड दिया है। तो ये देखिए, आप अगर इसको लिखते हो तो क्या लिखोगे, COF4 एंड 2 नेगेटिव। राइट, बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट+2 में आ जाएगा, फिर से कोबाल्ट+2 में आया, इसका मतलब क्या हुआ, D7 कन्फिग्रेशन
एंड D7 कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब हुआ बेटा, देखिए फ्लोराइड है विद फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, तो T2G एंड Eg, तो पहले T2G में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर यहाँ 2 जाएंगे 5 हो गए, फिर वापस T2G में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो मैं लिखूंगा T2G 5 एंड Eg 2, और यहाँ पे देखिए ये भी सही दे रखा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये भी सही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका सिस CrEn2Cl2, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अमोनियम कोबाल्ट फ्लोराइड। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ध्यान से समझना इस चीज को, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि T2G वाला ऊपर जाएगा और Eg वाला नीचे आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ CuF4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने बोला कोबाल्ट +2 में तो है, ये तो सही है, बट यहाँ पे क्या होगा, तो स्प्लिटिंग होगी तो T2G ऊपर जाएगा और Eg नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो फाइनली ये बना T2G 3 एंड Eg जो होगा आपका 4, ये होना चाहिए, और ऐसा दे नहीं रखा है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, बट आगे भी अपन क्रॉस चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए सिस CrEn2Cl2, ठीक है, तो देखिए क्रोमियम यहाँ +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्रोमियम +3 मतलब D3 कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम +3 मतलब क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका D3 कॉन्फ़िगरेशन, D3 कॉन्फ़िगरेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, तो ये T2G में आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है MnH2O6 सल्फेट बना रखा है, तो Mn+2 का मतलब हो गया D5 कॉन्फ़िगरेशन, और फिर से बोला कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे रहता है, Eg ऊपर रहता है, ये बात समझ में आई, और यहाँ पे बैक पेयरिंग नहीं होगी, तो फाइनली क्या बन जाएगा, Mn+2 का केस है, और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये भी सही, ये भी सही, ये आपका गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें इनकरेक्ट है, और ये आप मार्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ पेयरिंग इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वुड बी, तो कह रहा है पेयरिंग ज्यादा है, मतलब जो एनर्जी हमें चाहिए पेयरिंग के लिए वो ज्यादा है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, जो स्प्लिटिंग हुई थी, स्प्लिटिंग के कारण जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी कम है, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। फिर से समझो कि अगर पेयरिंग की बात कर रहा है और पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा है, मतलब कि हमें किसी के साथ पेयरिंग करना है और ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए पेयरिंग के लिए, और जो एनर्जी हमारे पास है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के कारण जो एनर्जी आ रही है वो कम है, तो पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी, और ऑक्टाहेड्रल केस है और D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बैक पेयरिंग नहीं होगी, तो बैक पेयरिंग नहीं होती, यहाँ T2G 3 हो जाएगा और Eg बेटा 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हिच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखा है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और होपफुली आपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कर रखे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये कह रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हिच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो यहाँ पे देखिए NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
और D8 कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ बैक पेयरिंग हो जाएगी और ये बनाएगा DsP2 कॉन्फ़िगरेशन। और DsP2 अगर बनाया तो ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 पहला था अपना NiCl4 2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये बनाएगा DsP2, तो ये बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। सेकंड है NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल होगा, बिल्कुल सही बात है। और क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये sp3 बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑप्शन ये समझो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, और ये डायमैग्नेटिक नेचर नहीं होगा। D8 कॉन्फ़िगरेशन होता तो जरूर है, बट डायमैग्नेटिक नेचर नहीं होता है। टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर जाएगा, Ag नीचे आएगा। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NiCO4, और ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा NiCO4। CO बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये S के इलेक्ट्रॉन को उठा के D में डाल देता है, S के इलेक्ट्रॉन को उठा के D में डाल देता है, तो 4s2 and 3d8। देखिए जरा सेम यही कहानी होगी, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड जो हमारे S के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको ये यहाँ बैक पेयरिंग करा देता है, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाता है। तो NiCO4 इज टेट्राहेड्रल, sp3 तो है बट ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लैम्डा एब्जॉर्ब फॉर D ट्रांजिशन इज इंक्रीज व्हेन MH2O होल 6 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड टू। तो लैम्डा एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं, इसी ध्यान देना, लैम्डा निकलने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि एब्जॉर्ब कुछ और होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकलता है, ये समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लैम्डा एब्जॉर्ब फॉर D ट्रांजिशन इज इंक्रीज्ड। अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो ये देखो आप एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा अगर इंक्रीज करना है तो हमें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब जो H2O है उससे भी वीक फील्ड लिगेंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन MH2O होल 6 3 पॉजिटिव, चार्ज बढ़ा दिया है तो स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, तो एनर्जी बढ़ेगी, हमें एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी लेसर चाहिए हमें, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है EN ले रखा है इथाइलिन डाइअमीन, तो ये भी क्या करेगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी गलत हो गया, हमें H2O से वीक फील्ड लिगेंड चाहिए। थर्ड देखते हैं MF6, मतलब M+2 तो बना रहा है लेकिन फ्लोराइड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और चौथा देखते हैं नाइट्राइड, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 MF6 3 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपके नीट में पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है। तो बेटर आप ये याद रखो, सिनॉक्स याद रखो आप, ठीक है। सिनॉक्स मतलब कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर एंड फिर हैलाइड्स, ये टर्म आप याद रखिएगा। तो कार्बन डोनर सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फाइनली हमारे हैलाइड्स होते हैं। तो इसके अनुसार देखिए तो नाइट्राइट सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये मेमोरी बेस्ड भी कह सकते हो आप, और इसको याद भी रखो, बट ये फंडा याद रखना, सिनॉक्स याद रखना, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल फॉर COCl6 -4 इज 18,000 CM इनवर्स, फाइंड द डेल्टा टेट्राहेड्रल फॉर COCl4। तो बेटा देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपने ये पढ़ रखा होगा कि डेल्टा टेट्राहेड्रल इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा देखिए, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल दे रखा है तो डेल्टा टेट्राहेड्रल निकालना है, तो आप देख सकते हो 4/9 ऑफ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल दे रखा है 18,000, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 CM इनवर्स, ठीक है। तो फुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बेटा कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट इज √15 bm, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आपने इतनी बार क्वेश्चंस को सॉल्व किया है
कि आपको अब तो याद हो गया। अगर अंडर रूट 15 है तो ये कहाँ से आया होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 7। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, अंडर रूट m इंटू एन प्लस टू बी एम, है ना। अगर ये 15 की बात कर रहा है तो आप लिख सकते हो अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू बी एम, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 2 to 5 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाना शुरू करोगे, इतना लंबा कॉम्प्लेक्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट तो ये 115 था, सॉरी, तो ये आप कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 15, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना सोचना ही नहीं है, सिंपल है, ये जाओ कि अगर अंडर रूट 15 है मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 3 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखिए अंडर रूट 3 है, ठीक है, तो 1.732, तो डेसिमल के पहले वाला आप देख लीजिए इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंडर रूट 8 की बात कर लेते हैं, ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। अंडर रूट 15 की बात कर लेते हैं, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन Cr(H2O होल 6 Cl3 वायलेट कलर एंड Cr(H2O होल 5। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपने, देखो यहाँ क्या रखा है, Cr(H2O होल 6 Cl3, ठीक है, एंड Cr(H2O होल 5 Cl एंड Cl2। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया है, तो इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हो वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया है तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Which type of isomerism is shown by the following complex? और कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, MABCDEF टाइप। ठीक है, और आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इसके अंदर GI भी आता है। टोटल GI कितने आते हैं, 15, और इसके अंदर वो जितने GI होते हैं सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बन जाते हैं 30। ठीक है, GI और इनके सारे के मिरर इमेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोथ। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहला है MAA3 टाइप का, और ये GI शो नहीं करता है, राइट, इसमें सिस्ट्रॉन्स नहीं बनता है। तो देखिए कोबाल्ट EN3, EN की बात करें तो EN देखिए बाइडेंटेड लिगेंड है और सेम डोनर एलिमेंट है, दैट्स व्हाई मैंने बोला AA टाइप का है। ठीक है, AA टाइप का है। और कोई AB टाइप का फॉर्म बताइए आप, तो AB टाइप का मैंने GLY ले लिया, ग्लिसनेट ले लिया, तो ये AB टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है COEN2Cl2, तो इसमें सिस्ट्रॉन्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड है MAA2 एंड A2 टाइप का, तो इसमें सिस्ट्रॉन्स बन जाएगा। ये ट्रांस हो गया और फिर से सिस आ जाएगा, है ना। और ये आपको, तो इसमें तो सिस ट्रांस आ जाएगा। थर्ड MA3B3, थर्ड देखिए MA3B3, MA3B3 की बात करते हैं। तीसरा, ठीक है, CONH3 होल थ्राइस एंड Cl3, तो ये हो जाएगा MA3B3। और ये तो आपने पढ़ रखा है कि इसके अंदर फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बोल रहा है आपका CONH3 होल 4 Cl2Br, तो फिर इसमें भी सिस्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन शो बोथ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों शो होना चाहिए। ठीक है, पहला NiFClBrI। बेटा बहुत सारे बच्चे इसकी गलती करते हैं, बार बार ये मिस्टेक होता है।
कभी भी देखो, कभी भी ये दिया रहा है निकल की बात कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पक्का से चेक करना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल अगर रहेगा तो ये जीआई शो नहीं करता है। और पहला ऑप्शन अपना यही कह रहा है। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, NiFCl Br I, और ये आपका 2 तो ये टेट्राहेड्रल बनाएगा तो इसमें जीआई शो होगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है FeOH ऑक्सीलेट की बात कर रहा है 3 and 3 तो ये ऑक्सीलेट है बेटा। ऑक्सीलेट देखिए ध्यान से, तो ये सिमिलर टाइप के डोनर एटम्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ MAA3 टाइप का, तो ये जीआई शो नहीं करता है। नेक्स्ट है NiDMG2 और ये स्क्वायर प्लेनर होता है, और NiDMG2 जियोमेट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है FeOH2Cl2, ठीक है, तो ये बनाएगा फाइनली चौथा FeOH2Cl2 -3, तो ये बना लेगा MAA2 एंड A2 टाइप, तो इसका सिसो ट्रांस मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ में ऑक्सीलेट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। देखिए ये प्लेन के ऊपर आ गया और ये प्लेन के नीचे आ गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म प्रेजेंट इन PTNS3 Cl2 Br2 एंड PTNS3 4 Br2 एंड Cl2, तो ये तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म हो जाएगा। बाहर पहले Br था, अब अंदर में Br आ गया, क्लोरीन बाहर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसका आंसर आ जाएगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो कह रहा है सिस PTEN2 Cl2 Br2.2H2O एंड ट्रांस PD, ध्यान देना है, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक किया गया है। और इसकी वजह से देखो कभी भी आइसोमर क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो ये PT है और ये PD है, सेंट्रल मेटालिक एटम भी अलग अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये तो कुछ भी शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। IUPAC नेम ऑफ PTNS3 होल 4 PTNS3 होल 2 ClNO2 H, ठीक है। तो देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर जब भी हम देते हैं तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमीन है, क्लोरिडो है एंड नाइट्राइटो है। तो अपन चलेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे डाई अमीन, और अमीन में डबल M रहेगा बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, डाई अमीन, ठीक है, डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो, ये सारे स्मॉल रहते हैं। पहला बस कैपिटल रहता है, ये भी स्मॉल रहेगा, नाइट्राइटो, ठीक है, नाइट्राइटो। उसके बाद से प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम पे +2 चार्ज है, ठीक है, और ये न्यूट्रल है, दैट्स व्हाई हम यहाँ प्लैटिनेट नहीं लिखेंगे, प्लैटिनम लिखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके, तो ट्रिस इथिलीन डाइअमीन मतलब EN 3 टाइम्स लेना है, उसके बाद से कह रहा है कोबाल्ट पे +3 चार्ज, तो ये हो गया अपना। और सल्फेट पे SO4, तो सल्फेट पे आपको मान लीजिए -2 चार्ज होगा। तो आपको मालूम है कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, तो प्लस कर लिखते हैं, -2 चार्ज लिखते हैं, क्रॉस कर लीजिए, तो ये बन जाएगा COEN होल 3 2 SO4 3। कैसे आपने देखा, आपने इसके पहले पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और ऑक्साइड पे -2 चार्ज है, तो अपन क्या करते थे इसका फॉर्मूला लिखने के लिए, यहाँ लिखते थे +3 और यहाँ लिखते थे -2, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, और इसको क्रॉस कर देते तो ये बन जाता था Al2O3। सिमिलरली ये काम करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर रहा है। Next, question number 17. The IUPAC name of CO NH3 whole 6 and CR CN6। तो यहाँ पे देखो बेटा, कभी भी ऐसी चीजें आए ना तो आप देखो कि कहाँ पे नेगेटिव लिगेंड है। तो नेगेटिव लिगेंड यहाँ पे है साइनाइड, यहाँ पे न्यूट्रल है अमोनिया। तो यहाँ से अपन चार्ज देना शुरू करते हैं। तो जिसके पास नेगेटिव लिगेंड है वहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल यहाँ पे चार्ज कितने आ जाएंगे, टोटल चार्ज साइनाइड की वजह से -6 आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमें +3 बांटना पड़ेगा ताकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल रह पाए। बात समझ में आ रही है? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे +3 बांट दिया, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे हमने -3 बांट दिया, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। टोटल हमें 6 करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस मेटल को +3 चार्ज दिया और इस मेटल को +3 चार्ज दिया। ठीक है, तो अब देखो जरा, अगर यहाँ +3 चार्ज देंगे तो यहाँ पे -3 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 आएगा, तो यहाँ पे +3 चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आई होपफुली। देखो क्या किया हमने, साइनाइड है, ये न्यूट्रल है, तो टोटल -6 आएगा। ये ठीक है, ओवरऑल हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो अपन क्या करेंगे कि 6 को हाफ में बांट देंगे। ये ठीक है, हाफ में बांटा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, +3 चार्ज सेंट्रल मेटल एटम को दे दिया और ओवरऑल चार्ज काउंट कर लिया। बात समझ में आई? तो फाइनली ये हुआ कि ये अपना नेगेटिव चार्ज बना, बेसिकली ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बना और ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बना। और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को हम पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, फिर टेट्रा साइनिडो क्रोमेट, ध्यान देना, क्रोमेट 3। ठीक है, तो देखते हैं, तो सॉरी टेट्रा बोल रहा हूं मैं, हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 एंड हेक्सा साइनो क्रोमेट, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए क्या बोला था, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 एंड हेक्सा साइनो क्रोमेट, तो ये आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 1 मोल ऑफ COCl3 4NH3 ग्रीन। तो देखिए कोबाल्ट COCl3 डॉट 4NH3, तो कोबाल्ट पे चार्ज ओवरऑल 3 है, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो +3 अगर चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CONH3 होल 4 Cl2 और एक क्लोराइड आयन बाहर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के साथ, तो सिंस यहाँ 1 मोल क्लोराइड आयन बाहर पड़ा हुआ है, अगर ये टूटेगा तो प्लस और माइनस में जाएगा, तो 1 मोल ऑफ AgCl मिल जाएगा हमें। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखिए, तो टोटल हमारे पास मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड कितने हो जाएंगे, 1 मोल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which of the following acts as reducing agent? Okay. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि which of the following acts as reducing agent? ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए MnCO6 हम यहाँ पे देखेंगे EAN थियरी। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थियरी देखेंगे। तो देखो पहले अगर मैं बात करता हूँ MnCO6, ठीक है, तो MnCO6 तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है क्या, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो Z यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 0 ऑक्सीडेशन नंबर 0 है कोबाल्ट, और ये देखिए 2 इंटू 6, तो टोटल हो गया 37। और इसको जाना कहाँ है, 36 पे, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, Mn
CO6 से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो MnCO6 प्लस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली इसका Am36 हो जाएगा। तो इसमें इसका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जहाँ Mn 0 पे था यहाँ +1 पे था, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी और को रिड्यूस करेगा, और किसी और को रिड्यूस करेगा तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑप्शन आपका यही दे रखा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? दूसरे की बात करें MnCO5, अगर MnCO5 हो जाए तो क्या होगा, तो En देखिए कितना आ जाएगा 2 × 5 और En आ जाएगा आपका 35। अगर 35 है और 36 पे जाना है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 पे जाएगा, ये नेगेटिव बनेगा। तो Mn माइनस पे गया तो Mn का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो Mn अगर रिड्यूस हुआ तो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वहां पे ये सेकंड वाला ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन CrCO6, इसका Am36 आता है, तो ये एकदम स्टेबल है। ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। सिमिलरली COCO4 नेगेटिव, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 28 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स 36। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं करेगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट MC बॉन्ड ऑर्डर। बेटा आपने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। तो देखिए MC बॉन्ड की बात कर रहे हैं, MCO ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। बात समझिएगा, मेटल यहाँ से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, और कार्बन अपने नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ से बनता है सिग्मा बॉन्ड और यहाँ बनता है पाई बॉन्ड। तो सोचो मेटल के पास जितना नेगेटिव ज्यादा चार्ज रहेगा वो उतना आसानी से कार्बन को देगा। बोलो, तो ये बात समझ में आई। अगर कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो ओवरऑल CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बट मेटल और कार्बन के बीच में देखिए, जहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा था और मेटल जब कार्बन को दे रहा है तो वहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है। तो मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बनने के साथ साथ पाई भी बन रहा है। कब? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे ज्यादा हो, मतलब मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। ये समझ में आया? अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, तो अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें होगा, जहां पे मेटल पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो, दोबारा से समझो इस चीज को। ठीक है, तो देखते हैं मेटल पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ है। तो यहाँ पे है CO2 नेगेटिव, ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा होगा, फिर COCO4, फिर NiCO4। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल पे नेगेटिव चार्ज मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा CO के एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, बट मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, सिग्मा के साथ साथ पाई भी बन रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिस सॉल्ट। ओके, जिस सॉल्ट के बारे में बात की जा रही है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहे सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिस सॉल्ट। चलिए देख लेते हैं। हैज ओनली 2 टाइप्स ऑफ MCl बॉन्ड लेंथ। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, जो जिस सॉल्ट एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ये आता है PT, ठीक है, तो देखिए ये जो इसके अंदर बॉन्डिंग जो होती है C2H4 है। C2H4 क्या है, एक नॉन क्लासिकल लिगेंड है जिसको बोलते हैं पाई एसिड भी, और ये क्या करेगा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर बॉन्ड बनाता है। ये अपने ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, तो ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये होगा पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। तो अगर ये
पाई डोनर पाई एक्सेप्टर है, तो ये पीटी जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ कम हो जाएगी और सीएल बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो ये जो C2H4 पे जो ट्रांस पोजीशन पे सीएल है, ये सीएल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है रिलेटिव टू दिस वन। अगर मान लो मैं इसको y मानता हूँ, इसको x है, तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ होती है, बिल्कुल सही बात है। इफ ऑल H इज रिप्लेस्ड बाय NO2 देन बॉन्ड लेंथ ऑफ CC बॉन्ड इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे सारे H को हटाया, NO2 लगा दिया, तो NO2 देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये CC बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी यहाँ से ये पीटी अपने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देना और ज्यादा शुरू करेगा, मतलब बेसिकली ये और खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये और इलेक्ट्रॉन देगा, तो फाइनली और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सीसी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करें 8 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे सारे H एंड H, ठीक है, तो देखिए ध्यान से फिर से मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सिग्मा एंड 1 पाई, और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग जो करेगा ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो 2 पाई प्रेजेंट, तो ऑल आर करेक्ट। जिस सॉल्ट के बारे में ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन से मिल जाता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था, इसको आप अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन, तो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, अभी मैं बोल रहा था उसी के बारे में। RMgX ग्रेनार्ड रिएजेंट, तो ये डायरेक्ट क्या है, RMgX, तो ये केवल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, मेटल है आपका Mg, और ये R की जगह पे आप कोई इथाइल ग्रुप ले लो, मिथाइल ग्रुप ले लो, तो ये बनाएगा सिग्मा, बस पाई एक्सेप्टर नहीं है, सिग्मा डोनर है। नेक्स्ट है जिस सॉल्ट है, जिस सॉल्ट की मैंने अभी तुरंत कहानी बताई थी, ये पाई डोनर पाई एक्सेप्टर होता है। तीसरा FeCO5, और FeCO5 में मैंने आपको जस्ट बताया था मेटल CO, तो मेटल कार्बन जो होता है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और मेटल जो होता है ये अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को देता है इसके एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनता है, तो ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट है टेट्राइथाइल लेड, और ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, होपफुली आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी को अच्छे से, और ये जो होता है फिर से क्या है, सिग्मा डोनर है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NCH2 NH2 लिगेंड इच, क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 23, ये कह रहा है NCH2 NH3, NCH2 NH3, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, और यहाँ से दे सकते हैं, तो ये टेट्राडेंटेट हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, इनकरेक्ट मैच, टेट्राइथाइल लेड सिग्मा बॉन्डेड OMC, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 24 PbC2 टेट्राइथाइल लेड है, सिग्मा बॉन्डेड मेटल के साथ कार्बन, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटल है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है फेरोसिन, फेरोसिन अभी जस्ट आपने बताया था FeC5H5 होल ट्वाइस, एक सैंडविच कॉम्प्लेक्स होता है,
इनके बीच में Fe फंसा रहता है। ठीक है, तो ये सैंडविच कॉम्प्लेक्स होता है सिग्मा पाई बॉन्डेड, बिल्कुल है, ये भी करेक्ट है। NiCO4 सिग्मा एंड पाई, ये भी सही है। ये सेम FeCO5 टाइप से है, क्योंकि CO है तो कार्बन भाई कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, नाइट्रोजन निकल है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में देगा और निकल अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में देगा, तो ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है। लास्ट है TiOC2H5, और ये गलती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है और ये ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होगा। ऑर्गेनोमेटालिक क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये इनकरेक्ट मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग Mn विल नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आसानी से कर सकते हो। पहला है Mn H2O कॉम्प्लेक्स बना है, +2 वाला सही है। MnCl2 Mn +2 पे ही है। MnCl4-, ठीक है, तो MnCl4-, देखिए मैं लिखता हूँ 25 MnCl4 और ओवरऑल माइनस आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ x +-1 × 4। एक क्लोराइड आयन -1 देगा तो 4 कितने देंगे, -4 = -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो आपने कर लिया होगा, सबके सही होने चाहिए ये वाले क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। Some salt although containing 2 different metallic elements give test for 1। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स में भी परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। बस ये इतना समझो कि अगर मान लो हमारे पास FeCN6 4 नेगेटिव है, तो ये 4 कहाँ से आएगा, ये K4 ऐसा कुछ रहेगा, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो ये अगर वाटर में जाता भी है तो ये केवल टूटेगा तो 4K प्लस, और बक्सा नहीं टूटता है, बक्से के अंदर जैसा है वैसा ही रह जाता है। तो ये सॉल्ट की टेस्टिंग नहीं देता है, ये दे देता है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट अपने सारे कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। पानी में मिलाया तो K+ की भी टेस्टिंग देगा, Mg+2 की भी टेस्टिंग देगा, और क्लोराइड आयन की भी टेस्टिंग देगा। तो ये हो गया डबल सॉल्ट, सारे कंस्टिट्यूएंट्स आयन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। थर्ड है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, ये नॉर्मल सॉल्ट होता है, ये सारे की टेस्टिंग देता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपका आंसर हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है हाउ मेनी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन डाइक्रोमेट। ये अच्छा क्वेश्चन है, यह आईआईटी में पूछा गया। देखिए, तो CrO Cr डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन यहाँ रेजोनेंस कर जाएगा, तो इन तीनों के बीच में रेजोनेंस करेगा, और ये ऑक्सीजन इन तीनों के बीच में रेजोनेंस करेगा, तो टोटल 6 बॉन्ड्स आपके इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये सारे डी ब्लॉक के क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, कह रहे ऑन हीटिंग ऑफ KMnO4 द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, परमैंगनेट की हीटिंग कर रहा है, और परमैंगनेट की हीटिंग अगर करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की हीटिंग करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, और ये बनाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड, MnO चौथा नहीं करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, आपको टेंशन मत लो। डी ब्लॉक थोड़ा है, याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर भी लो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा व्हेन विच इज फॉर्म्ड विद डाइक्रोमेट CaCl2 एंड concentrated H2SO4। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मजेदार क्वेश्चन, हर वक्त पूछा जाता है। ठीक है, और ये बनाता है शानदार डीप रेड कलर, और ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तो देखो CaCl2 प्लस K2Cr2O7, और इसको एसिडिक मीडियम में अपन करते हैं, तो ये बनाएगा CrO2Cl2 डीप रेड वेपर्स। और ये टेस्ट आपने 12th क्लास में किया होगा आपने, अभी तो कोरोना सब है, पता नहीं किया है नहीं किया, बट ये लैब में कराते हैं। डीप रेड वेपर्स, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड।
हाइब्रिडाइजेशन होता है D3S, ठीक, और ये टेट्राहेड्रल होता है। D3S कैसे होता है ये सोचना, बताया हूँ, ये जीरो कन्फिग्रेशन है, D0 कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहा है भाई आपके पास क्रोमेट आयन है, ठीक है, और PHX तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है और ये डाइक्रोमेट बना ले रहा है, ओके, और ये फिर PHY तो ये क्रोमेट बना रहा है, तो ये येलो कलर का होता है और ये ऑरेंज होता है। तो देखिए सिंपल फंडा है कि जब पीएच क्रोमेट से एसिडिक मीडियम जब डालते हैं तो ये डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का बनता है, और जब बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो ये वापस से हमें येलो कलर का क्रोमेट दे देता है। तो PHX तो ये एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक मतलब 7 से नीचे, 7 से नीचे, दो ऑप्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 8 और 4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि Y जो रहना चाहिए वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए और X जो होना चाहिए वो 7 से कम होना चाहिए। तो X जो होना चाहिए ये एसिडिक और ये बेसिक, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग करेक्ट, which among the following order of oxidizing character is correct? Okay, CrO3 MO3 बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, ठीक है। डाइक्रोमेट केमेनोफोर, डाइक्रोमेट नहीं होता है, केमेनोफोर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। केमेनोफोर का SRP होता है 1.51 एंड डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7 का 1.33, तो पोटेशियम परमैनेट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर बोल रहा है FeCO5 इज ग्रेटर देन MnCO5, तो ये कैसे चेक करोगे आप, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से पता कर लोगे। तो जैसे MnCO5 तो यहाँ 35 बन रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो MnCO5 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, FeCO5 गलत कर रखा है। V2O3 इज ग्रेटर देन V2O5, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि V2O5 में V जो है +5 पे है, तो ये रिड्यूस हो सकता है, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। CrO3 Cr+6 में है, Cr+3 भी स्टेबल होता है, तो ये खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज इजीली कर लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कह रहा है केमेनोफोर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम व्हेन अल्कलाइन केमेनोफोर इज ट्रीटेड विद Ki आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडेट, ठीक है। तो देखो केमेनोफोर का रिएक्शन अगर अल्कलाइन मीडियम में I2 के साथ करते हैं तो ये बनाता है आयोडेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इसमें I2 नहीं बनाता, आयोडेट बनाता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है द लैंजेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज पॉसिबल फॉर द फैक्ट ऑफ जर्कोनियम एंड एट्रियम हैव द सेम एटॉमिक रेडियस। जर्कोनियम एट्रियम ये तो सेम ही ग्रुप वाले हैं, मतलब सेम पीरियड वाले हैं, तो सेम रेडियस तो गलत है। जर्कोनियम एंड नियोबियम बिल्कुल गलत है, जर्कोनियम गलत है। जर्कोनियम एटॉमिक नंबर 40, एट्रियम एटॉमिक नंबर 39 और नियोबियम यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह पड़े तो आग में कूदो, ठीक है। ये होता है ना, याद क्या, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह पड़े आग में कूदो। एट्रियम जर्कोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नेटियम रुदेनियम रेनियम पैलाडियम अर्जेंटम एजी और कैडमियम, ठीक है। तो देखिए सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है। लैंजेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज पॉसिबल फॉर जहाँ पे 4f और मतलब f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे होता है। जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियस, ये आंसर होगा, क्योंकि जर्कोनियम जो होता है ये 4D सीरीज होता है, ठीक है। जर्कोनियम 4D सीरीज एंड हैफनियम 5D सीरीज, तो इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पे लैंजेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्योंकि लैंजेनाइट देखिए 5D सीरीज से शुरू होती है हमारे f ऑर्बिटल्स, 3D 5D सीरीज से f ऑर्बिटल्स की एंट्री होती है, ठीक है, एंड फोर्थ पीरियड से शुरू होता है हमारा d ऑर्बिटल, तो वहाँ d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ पे
लैंडेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि लैंडेनाइट शुरू हो जाए सीरीज शुरू हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में जिगलर नेटा कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। जिगलर नेटा कैटलिस्ट होता है TiCl4 प्लस AlC2H5 ये होता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट, याद रखिएगा इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है व्हेन डाइक्रोमेट इज रिएक्ट विद पेरोक्साइड। ओके, तो देखिए 35 और ये शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि जब डाइक्रोमेट Cr2O में रिएक्ट विद पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो ये शानदार डीप ब्लू कलर का CrO5 बनाता है। ये तितली वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। CrO5 इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है इसका। यहाँ से देखिए, यहाँ से -1, यहाँ से -1, ठीक है, मतलब ये खींचेगा तो इधर +1 +1 2 +1 3 +1 4 और यहाँ से +2, तो टोटल 6 हो जाएगा +6, ठीक है। और H2O रिलीज होते हैं, बिल्कुल सही, तो Cr +6 हो जाएगा और H2O ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, Mn2O7 बनता है, COF2 बन जाएगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, MnO3 बन जाएगा, MnF7 नहीं बनेगा क्योंकि Mn छोटा सा है और उसके पास 7 फ्लोराइड आयन नहीं बन पाते, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, तो MnF7 नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। 37 में कह रहा है इफ एक्सेस ऑफ NaOH इज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम +3 a clear solution is obtained, the solution obtained is the solution aluminum existing। देखिए NaOH, भाई ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एल्युमिनियम +3 एम्फोटेरिक NaOH बेसिक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और ये बनाएगा NaAlOH4। ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसमें Na प्लस में रहता है और ये माइनस में रहता है, तो एल्युमिनियम देखिए नेगेटिव वाले के पास है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एनायनिक पार्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कह रहा है Mg का, ओके ये सारे एस ब्लॉक के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का रिएक्शन H2O के साथ करा रहे हैं, ठीक है, तो Mg3N2 + H2O। कभी भी ऐसा करना हो तो H2O को आप तोड़ो H+OH-, यहाँ पे तोड़ो Mg+2 + N3-, ठीक है, तो ये +2 माइनस वाले के साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा, तो बना लेगा MgOH2 प्लस अमोनिया, ठीक है। सिमिलरली NaOH प्लस Zn एम्फोटेरिक इन नेचर, ये क्या बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 रिलीज करेगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ये सारे एसओ के क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है LiTCO3 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप अपन बढ़ते हैं कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, 1A के कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल बिल्कुल सही है। सॉल्युबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही होगी तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है K2CO3 कैन नॉट बी मेड बाय सिमिलर वे इन सॉल्वेयर प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। सॉल्वेयर अमोनिया प्रोसेस में क्या होता है बेटा, देखना NH3 + CO2 + H2O पास कराएगा, तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देता है। यहाँ से अपन NaCl ऐड करते हैं, तो NaCl ऐड करते हैं तो ये NaHCO3 बना देता है। ये इतना ज्यादा सोलुबल नहीं होता है, दैट्स व्हाई इसके क्रिस्टल मिल जाते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको हीट कर दो, ठीक है, टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, अगर हीट करोगे तो यहाँ से Na2CO3 मिल जाता है। लेकिन यही अगर प्रोसेस हमने किया, यहाँ पे KCl यूज किया, तो यहाँ KHCO3 तो मिलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें क्रिस्टल्स नहीं मिल पाते, दैट्स व्हाई सॉल्वेयर अमोनिया प्रोसेस इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ K2CO3, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, Li2CO3 एंड MgCO3 आर थर्मली स्टेबल, गलत बात है, गलत है, बिल्कुल गलत है। पॉली का देखो यहाँ पे क्या है, पॉली एटॉमिक है,
कार्बोनेट Li2CO3 एनायन जो है वो पॉलीएटॉमिक है। पॉली एटॉमिक अगर एनायन रहेगा तो डाउन द ग्रुप जाने पे सोलबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो लिथियम कार्बोनेट जो रहता है वो इकलौता कार्बोनेट है 1A का जो टूटता है, बाकी कोई नहीं टूटते, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इंक्रीज। तो स्टेबिलिटी और सोलबिलिटी में कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। तो ये थर्मली स्टेबल नहीं है। सिमिलरली फॉर कार्बोनेट्स जो है मैग्नीशियम के भी सेकंड ए के कार्बोनेट्स भी डाउन द ग्रुप स्टेबल ज्यादा होते हैं। फोर्थ ऑप्शन लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू Li2O एंड CO2 है, बिल्कुल सही बात है। अभी जस्ट बोला कि ये थर्मली लेस स्टेबल है, तो ये इकलौता कार्बोनेट है जो कि टूट के अपने मेटल ऑक्साइड में प्लस CO2 गैस देता है। जबकि अगर बात करें Na2CO3 की तो ये नहीं टूटता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। एप्सम सॉल्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एप्सम सॉल्ट जैसा जिप्सम होता है उसी तरह उसका भाई एप्सम होता है, ठीक है, इससे याद रख सकते हो। तो ये हो जाएगा MgSO4.7H2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following gives oxide as well as nitride on reaction with dry air? तो देखिए NaKRb ये सारे नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, साइज इनका बड़ा होता है। लिथियम अकेला नाइट्राइड बना पाता है। बेरिलियम ये सेकंड ए का एलिमेंट है, तो ये नाइट्राइड एंड ऑक्साइड दोनों बना लेगा, बाकी कोई नहीं बना पाता है। 1A में केवल लिथियम नाइट्राइड बना पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कह रहा है इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन CaO+C कार्बन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस करेगा ऑब्वियसली, और ये बनाएगा CaO+C, ये बनाता है कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, ये आयनिक कार्बाइड बनते हैं, होपफुली आपने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन, तो जितना छोटा केटायन का साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, फजांस रूल यही कहता है। तो यहाँ पे देख लो सारे क्लोराइड सेम है, मतलब एनायन सेम है, तो जितना बड़ा साइज आपका केटायन का होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 अल्काली मेटल्स गिव कलर टू बंसन फ्लेम ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये सब थियोरेटिकली बहुत आसान क्वेश्चन है। और लो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो बिल्कुल गलत है। सॉफ्टनेस सारे सॉफ्ट होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मस्ट से, वो तो सबके होते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लो रहता है, दैट्स व्हाई जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और आसानी से कलर छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45 मेटल विच लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, तो पहला सोडियम है, दूसरा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो सेकंड ए वालों का तो ज्यादा ही होता है पहले वाले से, क्योंकि NH2 आता है, ठीक है। तो ये फुल्ली फिल्ड है, दोनों तो गलत हो गए, Mg और Ca। Na and K में K का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि K ग्रुप में नीचे आता है। तो होपफुली आपने, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था सारे के सारे, होपफुली आपने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया होगा और कोई डाउट रहा होगा तो होपफुली इसमें सही हो गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट किसी सॉल्यूशंस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।